स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, वन, समाज और उपनिवेशवाद। तो पहले मैं आप लोगों से कहती हूँ बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूँ तो उसका लिंक आपको मिल जाए। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। तो पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें, उसको पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि वनों में उपनिवेशवाद का किस तरह से उन लोगों ने अपना कब्जा जमाया, जिससे कि वन में रहने वाले जनजातियों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और भी इसमें बहुत सारी भूमिका निभाई। युद्ध से भी जंगल बहुत प्रभावित हुए थे, और रेलवे की पटरियों का रेलवे पर पटरियों बिछाने के कारण भी बहुत सारे जंगलों को काटा गया था। जहाज निर्माण से भी वन का विनाश हुआ। अंग्रेज यहाँ से अपने देश ब्रिटेन ले जाते थे कीमती लकड़ियों को, और वहाँ जहाज का निर्माण करवाते थे। कृषि विस्तार के लिए भी वन विनाश की भूमिका है। चाय कॉफ़ी के बागानों को बढ़ावा देने के लिए भी जंगलों को काटा गया। और इसी तरह से जो जनजाति थे, जो जंगलों में रहते थे, उनका जीवन तो बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ। उसमें हम लोग बस्तर के लोगों का जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग बच्चों एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं। ज़रा देखें कि इसी वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था जब अंग्रेज भारत में इस तरह का व्यवहार कर रहे थे जनजातियों के साथ। तो उसी समय इंडोनेशिया में क्या चल रहा था, आइए हम लोग देखते हैं जावा के जंगलों में हुए बदलाव से। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनों से भरा हुआ था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। इंडोनेशिया में डचों का कब्जा था। जिस तरह से भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, उसी तरह से इंडोनेशिया पर डचों का कब्जा था। इसे अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों। और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। जिस तरह से अंग्रेज भारत से कीमती लकड़ियां, फर्नीचर और जहाज निर्माण के लिए ले जाते थे, उसी तरह से जावा से भी डचों ने लकड़ियों को हासिल किया। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। घुमंतू खेती जैसे कि हम लोग पीछे देख चुके हैं, ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, जगह स्थान बदल के कृषि करते हैं, जिसे झूम कृषि भी कहते हैं। आइए अब जावा के लकड़हारों के बारे में पढ़ें। लकड़हारों यानी जो लकड़ी काटकर अपना जीविका चलाते थे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन, जो बहुत कीमती लकड़ी होता है बच्चों, सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी से वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी
19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर रोक लगा दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से ही लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। देखिए दोनों में कितना समानता है। भारत में जिस तरह से अंग्रेज कर रहे थे उसी तरह से इंडोनेशिया, और जिसका नाम जावा है, वहाँ भी डच लोग इसी तरह का व्यवहार कर रहे थे। वनों को आरक्षित कर दिए थे जिस पे ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए भी दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही देखिए कितना स्लीपर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लकड़ियों के पटरे बनाए जाते हैं जो कि रेलवे लाइन पे बिछाए जाते हैं ताकि वो जो रेल की पटरी होती है उसे जकड़ कर रखे। आप लोग जब रेल के सफ़र करते होंगे तो देखे होंगे, अभी तो बहुत जगह इन पटरों के जगह पे सीमेंट की पटरी बनाकर, स्लीपर बनाकर प्रयोग में लाया जा रहा है। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है। मेहनत का उसको काट छाट के बनाने की आवश्यकता पड़ती है। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। जैसे कि भारत में अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि आपको तभी जंगल में जाने दिया जाएगा जब आप मुफ्त में जंगल से लकड़ियाँ काटेंगे और उन लकड़ियों को ढोकर लेकर आएंगे जो अंग्रेज़ों के अधीन रहेगा। इस व्यवस्था को ब्लैंक डॉन्ग डिएनेस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफ़ी के बजाय बहुत थोड़ा सा मेहनताना यानी पैसे दिए जाते थे, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार जो थे वो सीमित कर दिए गए। सामीन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सौगौन के जंगलों में स्थित रांदुतुंग गांव के निवासी सुरोंतको सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। इस पर सभी का अधिकार है, किसी एक लोगों का या एक समुदाय के लोगों का अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। बेगार का मतलब होता है मुफ्त में काम लेना, किसी से मुफ्त में काम लेना या थोड़े बहुत कुछ अनाज या पैसे देना, इसको बेगार कहा जाता है। युद्ध और वन विनाश। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1914 में। द्वितीय 1939 में। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी ज़रूरतों को, जंगी यानी कि
युद्ध के लिए वो लोग जहाज़ का प्रयोग करते थे। जंगी जहाज़ों के निर्माण के लिए पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। जंगल जहाँ डच लोग लकड़ियों के गट्ठे पेड़ के पेड़ काट कर रखते थे, वहाँ पे ये लोग आग लगाकर भस्म कर कर भाग जाते थे। अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार कर लिया। जंग के बाद, लड़ाई के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना बहुत कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। वानिकी में नए बदलाव। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी यानी वैज्ञानिक ढंग से जंगल लगाना और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल